बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, भाजपा ने साधा निशाना। बिहार में पहली बार किन्नरों को उद्यमी बनने का मौका, सरकार भी कर रही है मदद, मिलेगी ये सुविधाएं। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में होगा सबसे बड़ा फैसला, जानिए साथी दलों से क्या चाहते हैं नीतीश कुमार। राहुल गांधी को दूल्हा घोषित करके लालू प्रसाद यादव ने तोड़ा नीतीश कुमार का सपना, पीएम पद की दावेदारी पर सुशील कुमार मोदी ने कसा तंज। उत्तर बिहार में उफान पर नदियां, बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव, रत जग्गा करने को मजबूर ग्रामीण। बिहार में 31 अगस्त तक बारिश के आसार नहीं, मौसम में दिखेंगे तल्ख तेवर, फिर चढ़ेगा पारा। नीतीश कुमार के पीएम बनने के ख्वाब पर भाजपा ने कसा तंज, कहा अब एक टोला के मुखिया बनेंगे नीतीश। 1947 में मिली आजादी को असली नहीं मानते बिहार के बीजेपी के चीफ सम्राट चौधरी, दे दिया विवादित बयान। बिहार में बाढ़ को लेकर के नीतीश ने जारी किया हाई अलर्ट, डीएम को दिया आदेश, 24 घंटे चौकसी बरतने का दिया निर्देश। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका, आज से करें आवेदन, यह अंतिम तारीख, आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। बिहार के कई गांव में लोग पानी के बीच घिरे, लगातार टूट रहे बांध, नदियों में उफान से बाढ़ का संकट गहराया। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में 31 अगस्त तक बारिश के आसार नहीं है। जी हां, अगले 2-3 दिनों तक मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के किसी भी जिले में मौसम का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। पिछले 4-5 दिनों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई थी। चूंकि अब बारिश की गतिविधियां थमी रहेगी तो फिर आज से राज्य के यानी कि बिहार के अधिकतर जिलों के यानी अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी जाएगी। अभी राज्य भर के वातावरण में नमी की स्थिति बनी हुई है, इस वजह से लोगों को पसीने वाली गर्मी से 2-4 होना पड़ सकता है। यह कभी कभार राज्य में यानी कि बिहार में 1-2 जगहों पर स्थानीय वजहों से छिटपुट बारिश हो सकती है। पटना में भी अगले 2-3 दिन मौसम के तेवर में तल्ख देखी जाएगी। रविवार से ही तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जब पटना के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने आदेशों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सभी जिलों के डीएम के लिए आदेश जारी कर दिया है। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को गेस्ट टीचर पढ़ाने वाले हैं। इसके लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है। जब बिहार में शिक्षकों की भर्ती होने तक कमी वाले स्कूलों में गेस्ट टीचर छात्रों को पढ़ाएंगे। जब शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्कूल का हाल नियमित लें। सरकारी स्कूलों में जहाँ शिक्षकों की कमी है वहां नियमित भर्ती होने तक गेस्ट टीचर पढ़ाएंगे। जब शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम और डीडीसी को ये जानकारी दी है। जब सभी प्राचार्यों को कहा गया है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक जहां शिक्षकों के पद खाली हैं वहां आउटसोर्सिंग से गेस्ट टीचर की सेवा ली जाए। जहां अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से स्कूलों में शुरू हुई निगरानी व्यवस्था के बाद स्कूलों की कमियों और फिर समस्याओं को सुलझाने के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं। ऐसे में विभाग ने सभी डीएम और डीडीसी से अनुरोध किया है कि सभी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक करें। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि आज़ादी के इस अमृत काल में देश की आज़ादी के और देश के कोटि-कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वह देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे।
करेंगे। इसीलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। जब पीएम मोदी ने कहा कि इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। जब ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सेना में आकर के, सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर, पुलिस सेवा में आकर के हर युवा का सपना होता है कि वे देश की रक्षा का प्रहरी बने। इसीलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसीलिए आपकी ज़रूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए जाने का मामला सामने आने के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। दरअसल ट्रैफिक नियमों से बेखबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना सीट बेल्ट के ही पटना की सड़कों पर घूमते रहे। जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ पटना के कई घाटों का निरीक्षण किया और निर्देश भी दिए। इसको लेकर के भाजपा ने निशाना साधा है। जब भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि जब बाबा बागेश्वर धाम पटना आए थे और सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो फिर उन पर फाइन कर दिया गया था। अब मुख्यमंत्री ही बिना सीट बेल्ट लगाए घूम रहे हैं। आखिर कैमरा की नजर क्यों नहीं पड़ रही है, या क्यों नहीं फाइन किया जा रहा है? उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को भी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, या इससे अच्छा संदेश जाता है। जब पटना में इन दिनों 2000 से अधिक कैमरा यातायात नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ फाइन कर रहा है। उन्होंने तंज कसा है कि ऐसा तो नहीं है कि कैमरा जिसको चाहता है उसको फाइन करता है, जिसको नहीं चाहता है उसको फाइन नहीं करता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। जहाँ हर चौक चौराहों पर कैमरों की नज़र है। जहाँ एक तरह से अभियान चल रहा है। अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़े तो फिर सीधे फ़ोन पर चालान पहुँच जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती नदियां उफान पर है। परसों करीब 2 बजे वीरपुर बाराज से कोसी नदी में 2,33,430 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसमें बढ़ोतरी के संकेत हैं। वहीं वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में 1,66,600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसमें कमी के संकेत हैं। इधर नरकटियागंज अनुमंडल के नरकटियागंज, गैनाटार, सिट्टा प्रखंड क्षेत्र बाढ़ के पानी से प्रभावित होने लगे हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर कल सुबह करीब 6 बजे पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर नीचे था। हरिदह में गंगा नदी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर नीचे थी। इसमें 32 सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है। भागलपुर के कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से 92 सेंटीमीटर नीचे थी। सुपौल के बसुआ में कोसी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर नीचे थी। 22 सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को पंजीयन करने का अंतिम अवसर 28 से 31 अगस्त तक दिया है। जब विद्यार्थी स्कूल के सहयोग से विलंब शुल्क के साथ 28 से 31 अगस्त तक पंजीयन करा सकते हैं। नियमित छात्रों को 420 रुपये और फिर स्वतंत्र कोटि के छात्रों को 550 रुपये शुल्क देना होगा। इसके पहले बोर्ड ने परीक्षार्थियों को 23 जनवरी 2023 तक पंजीकरण कराने का मौका दिया था। परीक्षा समिति प्रबंध ने सचेत किया है कि पंजीयन का आवेदन भरते समय सावधानी बरती जाए ताकि बाद में इसमें परिवर्तन की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़े। जब बाद में किसी तरह की गलती के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2024 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का पंजीकरण परीक्षा समिति के पोर्टल पर 1 वर्ष पहले 9वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान हो गया था। लेकिन कुछ विद्यार्थी किन्हीं कारणों से पंजीकरण कराने से वंचित रह गए थे। इसलिए परीक्षा समिति ने साल 2023-24 की 10वीं कक्षा का पंजीयन फॉर्म जारी किया है। दोस्तों, जिला फुटबॉल संघ कटिहार के द्वारा 71वां बिहार राज्य मोइनुल हक फुटबॉल क्षेत्रीय लीग मैच के 5वें दिन यानी कि रविवार को पहली पारी में कटिहार और किशनगंज के टीम के बीच फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें 9-0 से कटिहार की टीम ने शानदार जीत हासिल किया। दूसरी पारी में मधेपुरा और पूर्णिया की टीम के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीम के बीच मैच ड्रॉ हो गया। जिला फुटबॉल संघ के मीडिया प्रभारी SSV अग्रवाल ने बताया है कि सोमवार को अररिया मधेपुरा टीम के बीच फुटबॉल लीग मैच खेला गया। हालांकि कटिहार में लगातार बारिश के कारण रविवार को दोनों पारी का मैच सेकेंड हाफ में संपन्न हुआ। इसके बावजूद भी रविवार को राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित लीग मैच में सभी खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लीग मैच में कमेंट्री उदय साधु खान और फिर शंकर शाह ने किया।
दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जहां उन्होंने रविवार को बुडापेस्ट में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में 88.17 मीटर का जेवलिन थ्रो करके गोल्ड अपने नाम कर लिया है। नीरज चोपड़ा की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाया है। यह उनका समर्पण, सटीकता और फिर जुनून उन्हें न सिर्फ एक बेहतरीन एथलीट चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगह में उन्हें उत्कृष्ट का प्रतीक बनाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर आपको बधाई। दोस्तों बात करते हैं कि 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा आयोजित महापरीक्षा के संपन्न होने के बाद ही राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बेरोजगारी, नौकरी एवं आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर के मुखर हो गए हैं और केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और एक्स के जरिए यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि यूपी से नौकरी पाने बिहार पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया है कि मंदिर, मस्जिद, बुलडोजर जैसे मुद्दों से नौकरी नहीं मिलती। जब से यूपी के युवा बिहार में नौकरी के लिए जा रहे हैं, वहां के सीएम बेचैन हैं और विज्ञापन निकाल करके सफाई दे रहे हैं। सीएम योगी जी, आपने ये तो सुना ही होगा कि भूखे पेट भजन नहीं होए, गोपाला ले तेरी कंठी ले तेरी माला। वहीं फेसबुक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार के बारे में लिखा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा देश के सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों और राष्ट्रीय संपत्तियों को कथित सुधारों की आड़ में बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचना गरीबों, किसानों और फिर देश हितों के खिलाफ है। यह निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करना, सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करना केंद्र सरकार की एक दीर्घकालिक योजना है। मोदी सरकार ने रेलवे में लाखों नौकरियां समाप्त करके एवं आर्मी में अग्निवीर जैसी योजना लाकर के करोड़ों युवाओं का आहत किया है। ऐसे आगे तेजस्वी यादव ने लिखा है कि केंद्र सरकार अरबों की राष्ट्रीय संपत्ति चुनिंदा निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है। अगर मोदी सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इजाफा नहीं कर सकती तो फिर आज़ादी के बाद दशकों की मेहनत से बनाई गई परिसंपत्तियों को औने पौने दामों पर बेच करके देश का नुकसान क्यों कर रही है। मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचने से देशवासियों और फिर अर्थव्यवस्था को कैसे मदद मिलेगी। दोस्तों बिहार में पहली बार किन्नरों को उद्यमी बनने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 101 तरह के रोजगार स्थापित करने का प्रावधान है, जिसमें से ट्रांसजेंडर किसी एक रोजगार को चुन सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए इंटर पास होना जरूरी है। उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि राज्य के यानी कि बिहार के किन्नरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मकसद से उद्योग विभाग के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जोड़ करके ट्रांसजेंडरों को टेक्सटाइल उद्योग में उतारने की कोशिश की जा रही है। जब पटना से इसको लेकर के समाज कल्याण और फिर उद्योग विभाग के अधिकारी मुजफ्फरपुर जिला स्थित बैग क्लस्टर पहुंचे, जहां उनके साथ करीब 3 दर्जन ट्रांसजेंडरों की टीम भी मौजूद रही। उन्होंने जीविका की बैग यूनिट और फिर टेक्सटाइल क्लस्टर का जायजा लिया। धर्मेंद्र कुमार ने कहा है कि साल 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत हुई थी, जहां उस वक्त इस योजना के तहत SC/ST को फायदा मिलता था। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है। साल 2021 में इस योजना के तहत सभी वर्गों को लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के 1 साल बाद मिली राशि को 84 किस्तों में चुकाना होता है। इसमें OBC और फिर युवा के लिए 1% ब्याज है, जब वही अन्य किसी वर्गों को ब्याज नहीं लगता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हुई थी। योजना का खास मकसद बेरोजगारी की दरों को कम करना है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस युवा को देख रहे हैं, ये युवा पूर्णिया जिला का है। इन्होंने जो कर दिखाया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। जी हाँ, पूर्णिया के लोग इन्हें सलाम करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। आपको बता दूं कि हमारे देश में आस्था से जुड़े हुए लोगों की कोई कमी नहीं है। अपनी इसी आस्था के चलते कई बार लोग भगवान को खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर यकीन कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हाल ही में बिहार में एक शख्स ने उस वक्त किया जब उसने 4 धाम समेत 52,000 मंदिरों के पैदल ही दर्शन कर लिए।
अविनाश ने 12 ज्योतिर्लिंग का पैदल भ्रमण करके दर्शन करने का दृढ़ संकल्प लिया था। इस संकल्प के पूरा होने पर वे अपने घर पहुंचे। जब अविनाश अपने इसी कठिन यात्रा को पूरा करके घर पहुंचे तो फिर लोगों ने उनका जोरों शोरों से स्वागत किया। एक न्यूज चैनल के मुताबिक अपने इस यात्रा के बारे में बात करते हुए अविनाश ने भी कहा कि उन्होंने 16,000 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय की है। जो सोचा था वह किया है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज की बेटी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। आपको बताते हुए हमें ये बेहद खुशी हो रही है कि साल 2023 में शिक्षक दिवस के खास मौके पर बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाना है। उसमें से एक शिक्षिका हमारे किशनगंज की है जिसका नाम गुड्डी है, जो कि किशनगंज के +2 उच्च विद्यालय सिंघिया में पदस्थापित है। गुड्डी अंग्रेजी विषय की शिक्षिका है। गुड्डी को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। यह शिक्षिका गुड्डी ने प्रेस से बात करते हुए बताया है कि वे लगातार शिक्षा जगत में जागरूकता कार्यक्रम में सेलेक्शन हायरिंग प्रोग्राम एवं एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम आदि कार्य को लेकर के वे हमेशा से आगे रहती है और फिर बेहतर तरीके से उन्होंने अपने कार्य को अंजाम भी दिया। इसी कार्य के विषय पर उनको पुरस्कार भी किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा और भी राष्ट्रपति के हाथों। गुड्डी का मानना है कि बच्चों को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित न रखा जाए बल्कि उन्हें अलग अलग तरह के एक्टिविटी के प्रोग्राम में हिस्सा दिया जाना चाहिए। किशनगंज जिले के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि जिले के कई कार्यक्रमों में गुड्डी की उपलब्धियां सराहनीय रही है। डीईओ सुभाष गुप्ता कहते हैं कि जिले में हुए कई कार्यक्रम में उनकी भागीदारी रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ और विधानसभा में विधायकों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने जातीय आधारित जनगणना का लक्ष्य पहली बार खुल करके सामने लाया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने रविवार को पटना में संवाददाता सम्मेलन करके साफ साफ कह दिया है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो आरक्षण मिलना चाहिए था वह एक बंदिश के कारण नहीं मिल सका है। जहां आर्थिक आधार पर आरक्षण यानी कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बंदिश रूपी व लक्ष्मण रेखा खत्म हो चुकी है। अब 1931 की उस जातीय जनगणना की जगह जातीय आधारित सर्वे जरूरी है। इसी से पिछड़ी जातियों को उनका वास्तविक हक मिलेगा, आरक्षण का दायरा बढ़ाना ही होगा। उन्होंने कहा कि जातीय आधारित जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ही रोकने के लिए उतारा है। दोस्तों बात करते हैं कि मुंबई में 31 अगस्त और फिर 1 सितंबर को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की होने वाली बैठक में सीटों के तालमेल पर फैसला होगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुंबई में इंडिया की बैठक में ये तय होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यहां कुछ और पार्टियां भी इंडिया से जुड़ेगी। इंडिया की बैठक पर विपक्ष द्वारा सवाल खड़े किए जाने से संबंधित पत्रकारों के प्रश्न पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, हम सबको बस एकजुट करना चाहते हैं। हम शुरू से ही ये बोलते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें रविवार को पटना के नेहरू पार्क पथ स्थित पंत भवन के पास लोहिया पथ चक्र के शेष निर्माणाधीन कार्यों का स्थल निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करने में गई है। जहां आपको बता दूं कि इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 31 अगस्त को दोपहर बाद मुंबई पहुंचेंगे। 31 अगस्त की देर शाम मुंबई के 5 सितारा होटल ग्रैंड हयात में सभी घटक दलों के नेता जुटेंगे। इस दौरान अगले दिन 1 सितंबर को होने वाली बैठक की रूपरेखा तय होगी। 31 अगस्त की शाम तक इंडिया का आगामी लोकसभा चुनाव के लिए खाका स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एक सूत्र में बांधने की योजना के तहत पहली बैठक पटना में 23 जून को हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में 18 और 19 जुलाई को हुई। अब तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। रविवार को पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष क्या बोलता है उसका कोई मतलब नहीं है। हम मुंबई तो जा रहे हैं, वहाँ हम सब फिर से एक साथ मिलकर के बैठ करके निर्णय लेंगे। जहाँ हम चाह रहे हैं कि ये जल्द तय हो जाए कि कौन कौन कहाँ से लड़ेगा। या भाजपा के लोग जान रहे हैं कि हम इतने लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो फिर उनको नुकसान होने वाला है, इसीलिए भाजपा के लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। भाजपा के लोग क्या बोलते हैं हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। जब नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की सुर्खियों के बीच सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर के करारा हमला बोला है। जहां राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित करके नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री की दावेदारी का सपना तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के विपक्ष के अघोषित उम्मीदवार के रूप में उभरने से नीतीश कुमार
कुमार अब इस पद के लिए दावेदारी करने की स्थिति में नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक या फिर पीएम उम्मीदवार बना करके उनका कद बढ़ाया जाए। यदि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन में कोई बड़ा पद मिलता है तो वे महागठबंधन में लोकसभा चुनाव के समय ज्यादा सीटों की मांग करेंगे, जबकि राजद उन्हें 10 से 11 सीट ही देना चाहते हैं। जेडीयू 44 विधायकों के बूते इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं रखना चाहते हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जब मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया तो फिर अब वे 17 साल तक लालू विरोध की राजनीति करने वालों को क्यों आगे बढ़ाएंगे। लालू प्रसाद तो पहले राहुल गांधी को विपक्ष का दुल्हा घोषित कर चुका है। नीतीश कुमार खुली आंखों से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इसीलिए समर्थकों से बयान दिलवाते हैं, नारे लगवाते हैं या फिर पटना में होर्डिंग टंगवाते देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि कोसी में बड़े पानी ने सहरसा और सुपौल के करीब 43 पंचायतों को अपनी चपेट में ले लिया है। सुपौल के 5 प्रखंड की 27 पंचायत और सहरसा के 4 प्रखंडों की 16 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। जब सुपौल के प्रभारी पदाधिकारी आपदा ने बताया है कि करीब 80,000 की आबादी प्रभावित हुई है, जब 30 सामुदायिक किचन खोले गए हैं, मेडिकल कैंप शुरू कर दिए गए हैं। वहीं सहरसा में नौहट्टा, सिमड़ी, बख्तियारपुर, महसी और सलूख प्रखंड में पानी घुसने से करीब 2 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जब तटबंध के अंदर जलमग्न होने से एक गांव से दूसरे गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया है। यह कई जगह पुल के ध्वस्त होने से भी आवागमन प्रभावित होने लगा है। अररिया में भी बहने वाली नूना, बकरा, कनकई, परमान, रतवा आदि नदियों का जलस्तर स्थिर है। जब बाढ़ और कटाव की आशंका से नदी किनारे के लोग रत जग्गा करने को मजबूर है। जिला आपदा पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया है कि फिलहाल जिले में बाढ़ की कोई भी संभावना नहीं है। कटिहार में महानंदा खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद ठहर गया है। गंगाकारी, कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जब गंगा 7 और कोसी के जलस्तर में करीब 9 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पर 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदियां उफना गई है। जब नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण मिथिलांचल और चंपारण के गांव में पानी घुस गया है। कई जगह सड़क यातायात प्रभावित हो गया है। कई गाँव का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। पश्चिमी चंपारण से गुजरने वाली गंडक, सिकरहना समेत पहाड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को के पाठक दुरुस्त करने की कोशिश करने में लगे हैं। जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इसको लेकर के नए आदेश पारित कर रहे हैं। वही स्कूलों का दौरा करके जायजा ले रहे हैं। इधर कॉलेजों में भी शिक्षकों पर और विभागों पर नकेल कसा जा रहा है। या अब यहाँ पढ़ने वाले शिक्षकों को बताना होगा कि उन्होंने क्लास में छात्रों को क्या पढ़ाया है। या शिक्षकों को हर दिन रिपोर्ट बना करके देना होगा कि उन्होंने अमुक टॉपिक पर आज छात्रों को पढ़ाया है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने तिलका मांझी समेत बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने अब छात्रों की क्लास को लेकर के सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जब विश्वविद्यालय ने क्लास टाइम में गायब रहने वाले शिक्षकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसके बाद शिक्षकों को कहा गया है कि वे रिपोर्ट भेज करके बताएं कि उन्होंने क्लास में किस टॉपिक पर लेक्चर दिया है। दरअसल छात्रों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है और परीक्षा की तारीख पूरी हो गई है। इधर शिक्षकों का कहना होता था कि उन्होंने सिलेबस पूरा कर दिया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने अब हर रोज क्लास के बाद ये रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि उन्होंने उस दिन सिलेबस के किस टॉपिक को पढ़ाया है। ऐसा करने के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय को ये जानकारी होगी कि सिलेबस का कितना टॉपिक पूरा हुआ है। इसके बाद छात्रों के सिलेबस पूरा नहीं होने की शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। शिक्षक क्लास लेने के बाद अपने विभाग अध्यक्ष को बताएंगे कि किस विषय का क्लास लिया गया। रिपोर्ट के फॉर्मेट में ये भी लिखना होगा कि उस क्लास में कितने छात्र हैं और उनमें कितने छात्र उपस्थित हुए हैं। इसके बाद तैयार रिपोर्ट में क्लास लेने वाले शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे। फिर ये रिपोर्ट हर दिन विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी। जब मामले में TMBU के प्रति कुलपति रमेश कुमार ने कहा है कि कॉलेज हर दिन की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजती है। जब उन्होंने कहा है कि राजभवन के निर्देश पर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय गणना को लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो 24 घंटे के अंदर जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी करें। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जारी करने से उन्हें किसने रोका। वहीं इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने PM बनने के लिए NDA छोड़ा था, लेकिन अब एक टोली के मुखिया बनेंगे। नीतीश कुमार अब 4-5 गाँव के एक संयोजक बनने वाले हैं, ये हमको मालूम चला है। उन्हें 2-3 छोटे राज्यों का संयोजक बनाने की बैठक में तैयारी है।
सम्राट चौधरी से जब ये सवाल किया गया है कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस बात की चर्चा की जा रही है और फिर कहा जा रहा है कि बिहार और यूपी की जनता की चाहत भी यही है। जहाँ इसके जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को महज एक टोला का संयोजक बनाने की तैयारी की जा रही है, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं बनाया जाएगा। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरफ से भाजपा और केंद्र सरकार के ऊपर जातीय जनगणना को बाधित करने को लेकर के लगाए गए आरोप पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि मंडल कमीशन में लालू प्रसाद यादव का कोई भी योगदान नहीं है। जहाँ पहले ये जानकारियाँ ज़रूरी है, जहाँ बीपी सिंह पीएम थे और भाजपा के सहयोग से ये हुआ था, ये लोग चर्चा करते हैं उसके बाद भी मंडल कमीशन की। इसीलिए यदि जातीय सर्वेक्षण बिहार में हो रहा है तो फिर इसको रोका किसने? जब हम तो ये कहते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर आंकड़ा रिलीज करो। लालू जी तो कुछ है ही नहीं, वे मुखिया भी नहीं बन सकते हैं, तो फिर उन पर क्या बोलना। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2015 में जिस तरीके से उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति की थी, अब वापस से वही राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। इन लोगों को सब कोई पहचान चुका है, लालू जी को भी हर कोई पहचान रहा है। जय नीतीश कुमार तो कोई फैक्टर है ही नहीं, जय इन पर क्या ही बातचीत करना। दोस्तों बात करते हैं कि 1947 में नहीं बल्कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के बाद 1977 में देश को आज़ादी मिली थी। बिहार भाजपा चीफ सम्राट चौधरी ने यह विवादित बयान दिया है। जब बिहार भाजपा चीफ सम्राट चौधरी ने सनातन संस्कृति चेतना समिति के एक कार्यक्रम में यह बातें कही है। रविवार को गोस्वामी तुलसीदास जयंती कार्यक्रम में पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा कि तुलसीदास की कृतियां हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा देने वाली रही है। इससे पहले उन्होंने कहा है कि मैं नहीं मानता कि देश को 1947 में आज़ादी मिली, बल्कि देश को 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के बाद सही मायनों में आज़ादी मिली। रविवार को भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुनने के बाद सम्राट चौधरी ने बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने बिहार सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेता अति पिछड़ा, दलित और स्वर्ण जातियों के विरोधी हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ से रानी घाट पहुंचे, जहां गंगा के जलस्तर का जायजा लिया। गंगा किनारे आबादी वाले स्थल पर निरंतर चौकसी बरते, ये कहना है सीएम नीतीश कुमार का। आपको बता दें कि नेपाल और भारत में जबरदस्त बारिश होने के कारण बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का संकट बढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सहित पूरे बिहार के डीएम को आदेश जारी करके बाढ़ को लेकर के अलर्ट जारी किया है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कहा है कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो। अगर कहीं बाढ़ का संकट ज्यादा है तो फिर सुरक्षा को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाढ़ राहत शिविर को भी दुरुस्त करने को कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुआयना के क्रम में उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से सचेत रहें और सारी तैयारियां पूरी रखें। गंगा नदी के किनारे जहां भी घनी आबादी है वहां निरंतर चौकसी एवं विशेष निगरानी रखें ताकि लोग सुरक्षित रहे। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक होने वाली है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने की बात कह डाली है। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने दिल्ली में बिहार के संगठन के नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद ये बात सामने आई है। जब बैठक में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक और फिर बिहार चुनाव प्रभारी अजयेश यादव और ये सह प्रभारी अभिनव राव भी मौजूद रहे। INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा है कि हम सबकी राय अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन हम सबका एक ही मानना है कि देश सर्वोपरि है। अगर देश को बचाना है तो फिर बीजेपी के इन दो भाई साहब को घर बैठना पड़ेगा। जब हम नेशनल पार्टी है, लोकसभा चुनाव तो हम लड़ते ही हैं, लेकिन किस तरह से लड़ेंगे इसका फैसला आने वाले समय में हो जाएगा। जब बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कब लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी करेगी। हम बिहार में सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। वहीं पर इस बयान के बाद जदयू से तो नहीं, लेकिन RJD की ओर से जवाब आ गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। इस पर मनोज झा ने कहा है कि जब इंडिया गठबंधन की नींव रखी जा रही थी तो फिर कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, जहाँ इस पर विस्तृत से बातचीत हुई थी। जहाँ इस बयान को अलग रखते हुए मुझे लगता है कि वह आम आदमी पार्टी उन सिद्धांतों का पालन करेंगे। मनोज झा ने कहा है कि आपकी आज़ादी है, आप कुछ भी बयान दे दें। मैं समझता हूँ कि गठबंधन की कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में सार्वजनिक तौर पर बयान देती है तो फिर ये सही नहीं है।
दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है जिक्रबाजी भी तेज होती जा रही है। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन के नेता दोनों के अपने अपने दावे हैं। जब कौन कितनी सीटों पर जीतेगा ये परिणाम के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन दावे में कुछ कमी नहीं है। जब बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बोला है कि सभी सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी आक्रामक किया है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्षी एकता की बात हो रही है, लेकिन एकत्व के नाम पर वह सब लोग अपना अपना शेयर मांग कर रहे हैं। सीट किसी को आनी नहीं है। 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए की झोली में जाने वाली है। एक सवाल किया गया उनसे कि आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ी थी, 2-4 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं आया था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया तो फिर सब जगह उनको लड़ना चाहिए, हमें क्या परेशानी है। नीतीश कुमार का नाम लिए बिना बोला है कि दिक्कत उनको है जिन्होंने बुला करके उनको लिट्टी चोखा खिलाया था। आपको बता दें कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है। इससे पहले खूब बयानबाजी जिक्रबाजी हो रही है। जैसे रविवार को भी सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि कोई क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी के आरोपों पर ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। या अभी और कुछ पार्टियां आएंगी, मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने पहले भी बोल दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विवादित बयान के बाद अब बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है, जहां बिहार के सत्तारूढ़ दल के नेता सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर के जबरदस्त विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक फर्जी डिग्री वाले को दे दी है, जहाँ इनके पास ज्ञान का बिल्कुल भी अभाव है, जहाँ उन्होंने देश की आज़ादी के नायकों का अपमान किया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि सम्राट चौधरी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आज़ादी के नायकों का अपमान किया है, या उनके पास ज्ञान का अभाव है, फर्जी डिग्री लेकर के अपने आप को ज्ञानी बताते हैं। सम्राट चौधरी ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ, तो पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए कि आखिर किस तरह भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की इस तरह की बात कह रहे हैं। क्या वजह है कि 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो फिर भाजपा के लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं? देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का नाटक क्यों कर रहे हैं? नीरज कुमार ने कहा है कि भाजपा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में ये कहता है कि देश को आज़ादी 1947 में नहीं मिली, इसके बावजूद कोई कुछ भी नहीं बोलता है। राजनीति में इस तरह के ज्ञान देने वाले लोगों को डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए बीजेपी जल्द से जल्द दंड निर्धारित करें। सम्राट चौधरी ने एक विवादित बयान दिया था। उनका कहना है कि भारत को 1947 में नहीं बल्कि 1977 में आज़ादी मिली थी। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन इस आज़ादी को हम मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यह क्योंकि भारत को अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए। जब संपूर्ण आज़ादी 1977 में मिली, जब नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर अब तक सिर्फ अपने अपने मेडिकल अस्पताल में ही पढ़ाई के साथ साथ मरीजों के इलाज के गुर सीख रहे थे, लेकिन अब उनकी पढ़ाई को और अधिक मजबूत करने के लिए उनकी जिम्मेदारी जिले के अस्पतालों में न केवल तय किया है, बल्कि जल्द से उन्हें मरीज के इलाज का जिम्मा भी दिया जाएगा। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव के विभाग की तरफ से यह तय किया गया है कि अब राज्य में पीजी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्र जिलों के सदर अस्पताल एवं चिकित्सा संस्थानों में मरीजों का इलाज करेंगे। इनमें पूर्वी बिहार कोसे सीमांचल के 3 सरकारी बैन की मेडिकल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई कर रहे छात्र शामिल है, जो इस क्षेत्र के अच्छा जिलों के सदर अस्पताल या फिर चिकित्सा संस्थानों में मरीजों का इलाज करेंगे। दोस्तों अगर कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो पर्वत की चोटी भी छोटी नजर आती है। इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है बिहार के सहरसा की बेटी लक्ष्मी झा ने। लक्ष्मी झा ने तुर्की के माउंट अरारत की 16,854 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा करके कीर्तिमान स्थापित किया है। जहाँ ऐसा करने वाली वह बिहार की पहली बेटी बन चुकी है। इस मुकाम को हासिल करने के दौरान लक्ष्मी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मी की हिम्मत और फिर जुनून के आगे हड्डी गला देने वाली -15 डिग्री के तापमान और फिर खराब मौसम ने भी घुटने टेक दिए, जहां उन्होंने इस चोटी पर तिरंगा महज 41 घंटों में फहरा दिया है। इस उपलब्धि पर लक्ष्मी ने कहा है कि
चढ़ाई के दौरान हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन हाथों में तिरंगा देख करके ऊर्जा मिलती थी। जहाँ बिहार के सहरसा जिले के बनगांव की रहने वाली 24 साल की लक्ष्मी झा ने इतिहास रच दिया है। यह घर की 4 दीवारें से निकल करके लक्ष्मी पहाड़ों की चोटियों पर तिरंगा फहराती है। जहाँ इस बार उन्होंने तुर्की के माउंट अरारात 16,854 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा करके कीर्तिमान स्थापित किया है। जहाँ वो भी मात्र 41 घंटों में। बर्फबारी और फिर तेज धूप के आगे लक्ष्मी झा हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रही। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में जदयू की खराब परफॉर्मेंस के बाद कुछ महीने के लिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर अपनी पार्टी के नेता जीतन राम मांझी को सौंप दी थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उनसे फिर से वापस ले लिया। अब नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम चला रहे हैं। जहां पार्टी की तरफ से कभी उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार का दावेदार बताया जाता है, तो कभी फुलपुर जहां नेहरू चुनाव लड़े थे वहां से चुनाव लड़ने की चर्चा की जाती है। यह एक महीने में 2 पुस्तक नीतीश कुमार के नजदीकियों की ओर से लॉन्च किया जाता है। नीतीश कुमार के शुरुआती कार्यकाल में किए गए विकास कार्य की चर्चा हर जगह होती है, लेकिन 2014 के बाद से उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के चर्चा लगातार हो रही है। जहां अपने शुरुआती कार्यों की चर्चा नीतीश कुमार भी लगातार करते हैं, जहां उनके 2 कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को ही पार्टी के नेता अभी भी भुनाने में लगे हैं। जहां नीतीश कुमार के 10 साल की शुरुआती 2 कार्यकाल में देखें तो फिर कई बड़े बड़े फैसले हुए, जिसमें उन्हें सुशासन बाबू का दर्जा मिला और विकास पुरुष के नाम से जाने जाने लगे। जब कानून व्यवस्था, सड़क निर्माण, साइकिल योजना, पोशाक योजना जैसे कई बड़े फैसले लिए गए। जब महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण ने बड़े बदलाव किए। लेकिन पिछले 8 साल की बात करें तो नीतीश कुमार कभी राजद के साथ तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन और सरकार बनाने में ही अपनी ऊर्जा लगाते रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।